नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की वो शुरू करने वाले हैं। हमारे अतीत द्वितीय के नाम से है ये कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें जो कंटेंट है वो कौन कौन से चैप्टर हैं? हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर, व्यापारी और शिल्पी जन, और उसके बाद है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आज जो है वो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे और इसके साथ ही देखिएगा एनसीईआरटी की 6 से 10th हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो टेस्ट पेपर हैं वो ऑलरेडी जो है वो पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं। कोई लेना चाहे विद्यार्थी तो आप में से इच्छुक हो तो ले सकते हैं। ये एनसीईआरटी 6 से 10th क्वेश्चन के नाम से पेपर है ये, 251 में, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ में ऑनलाइन फॉर्मेट में है सारे टेस्ट पेपर। ये टोटल 119 टेस्ट पेपर हैं। जैसे हिस्ट्री के हैं 47, सबसे ज़्यादा टेस्ट पेपर इसके बने हैं। ज्योग्राफी के 36 और पॉलिटी के 36। और इसमें हिस्ट्री के अंदर फिर जैसे 6 क्लास की हिस्ट्री जो मैं अब तक आपको कंप्लीट करा चुका हूँ उसके टेस्ट पेपर हैं। जो 7th की हम आज शुरू कर रहे हैं तो इसके 10 जो चैप्टर हैं उसके 14 टेस्ट पेपर बने हैं, क्योंकि जो चैप्टर बड़े हैं उसके 2 टेस्ट पेपर वैसे बनाए हैं। तो आज जो पहला है लेसन, हजार वर्षों के दौरान पड़ताल वाला, ये टेस्ट पेपर है इसका ऑनलाइन फॉर्मेट में। फिर दूसरे का ये टेस्ट पेपर है। तीसरे में दिल्ली के सुल्तान वाला टॉपिक जो चैप्टर थोड़ा बड़ा है उसमें फैक्ट ज़्यादा है तो उसके 2 पेपर बन गए, दिल्ली के सुल्तान और ये 3 का 2 लिख के और फिर दिल्ली के सुल्तान, तो ये 2 टेस्ट पेपर बना दिए। ये जैसे जो तीसरा चैप्टर है दिल्ली के सुल्तान वाला, इसमें अभी क्या फॉर्मेट में रिकॉर्डिंग में थोड़े से क्वेश्चन जो है वो साइड में हो रहे हैं, इसमें अभी पूरा आपको इसमें नहीं दिख रहा है। तो पूरे क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन छांटिए। तो 12वीं सदी में मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। फिर दिल्ली से तो इस तरह से यह प्रश्न है निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए, और फिर जो है इसके 4 जो ऑप्शन है और उसमें एक राइट ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से ये ऑनलाइन फॉर्मेट में है। आप 1 साल तक जितनी बार चाहें इन पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो पेपर हैं इनमें एक तरह से पूरी एनसीईआरटी का जो सार है चैप्टर का, उनको फैक्ट के रूप में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक चैप्टर में उनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में जो है उस चैप्टर में रखा गया है। तो एक अच्छी चीज है, आपकी इच्छा पर है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब देखिएगा आज हम शुरू करते हैं 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो क्या है इसमें? 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में दिखाया गया है। तो मानचित्रकार कौन होता है? जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है हम उसको कहते हैं मानचित्रकार। तो 12वीं सदी का ये भूगोलवेत्ता है अल इदरिसी। तो इसके द्वारा दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है। तो मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 ये जो आपके सामने दिख रहा है अभी आपको, ये वाला, ये चित्र। तो मानचित्र 1 ये जो आपके सामने है, अरब भूगोलवेत्ता अल इदरिसी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 जो कि अभी नीचे नेक्स्ट पेज पे, एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है। अल इदरिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी। ये वो मानचित्र है जो कि 18वीं सदी के आरंभ में गिवलोम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप। तो यहां देखिए आपको जो आज का भारत का नक्शा है वो आपको उस तरह से पूरा ये नजर आएगा, आप देखते ही पहचान गए हैं। ये श्रीलंका है और ये दक्षिण भारत है, इस प्रकार से।
जबकि जो ऊपर वाला नक्शा था उसमें ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि इसी तरह से है, क्योंकि उस वक्त आप देख लीजिए कहाँ 12वीं शताब्दी, और लेकिन इस समय तक जो है वो काफी चीजें विकसित हो चुकी थी। तो एक सही तरीके से बनाया गया मैप है। और 12वीं शताब्दी में तो इस तरह के कोई साधन थे ही नहीं। अरबी में दिए गए हैं, तो जो मानचित्र फर्स्ट है उसके नाम अरबी में है, और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र बनने के बाद लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। ये वाला जो है अभी ये वाला आपके सामने। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो यूरोप वाले जो आएंगे तो आएंगे कहां से? उस समय तक कोई हवाई जहाज या ऐसी चीजें तो है नहीं, और जो आएंगे तो समुद्री यात्रा से ही आएंगे। तो बिना नक्शे के बिना तो वो संभव नहीं है चीजें। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत कुछ बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, और यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, उस समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज से सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार में थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। बाबर की जो आत्मकथा है तुजु के बाबरी, वो मैंने पूरी पढ़ रखी है। तो मिल जाती है, अगर आप किताबें पढ़ना चाहे तो हिंदी के अंदर जो इनका अनुवाद है इन किताबों का मिल जाता है। जो अच्छी अच्छी पुस्तकों की बड़ी बड़ी दुकानें होती है उनमें ये किताबें मिल जाती है। तो ऐसी किताबें जो है वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो हिंदुस्तान के बारे में बाबर ने उस समय के बारे में काफी कुछ बताया है। यह प्रयोग, और उसी में देखिए जो बाबर की आत्मकथा है तुजु के बाबरी, तुर्की में, बाबर उसमें ये लिखता है कि जिस दिन से मैं गद्दी पर बैठा था, उसके बाद ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैंने हिंदुस्तान विजय के बारे में कभी सोचा नहीं हो। तो बहुत सी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि उसने हिंदुस्तान पे जो आक्रमण वो करता है कि अचानक वो करता है। वो जिस दिन से गद्दी पर बैठता है उस दिन से, क्योंकि भारत के बारे में इतना सुना हुआ था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो हर कोई भारत आना चाहता था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था। ये अमीर खुसरो जो है ये किसके साथ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, उसके हर अभियान में, जिसकी पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। जैसे राजपूताना में जो भी साके होते हैं उस समय, 1301 का रणथंबोर का, 1303 का चित्तौड़, 1308 का जालोर का ये शिवाना, 1311 का जालोर। तो जो भी महत्वपूर्ण साके हैं, जो भी अलाउद्दीन के अभियान है, उन सब का वर्णन करता है अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल
फुतुह में। मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं। तो वक्त के साथ में उन शब्दों का अर्थ भी बदला है कि जहां पहले हिंदुस्तान के अंदर पर्टिकुलर अगर कोई यूज कर रहा है 13वीं शताब्दी में, तो वो पर्टिकुलर किन क्षेत्रों के लिए प्रयोग कर रहा है। समय के साथ साथ में हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किसके लिए होने लगा। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। हम कोई कहते हैं कि विदेशी या ये कोई विदेश से आया है। हालांकि जब हम बच्चे थे तब हम विदेश वर्ड जब पढ़ते थे तो विदेश से लगता ही यूं था कि कोई ब्रिटेन या अमेरिका से आया होगा। फिर थोड़े और बड़े हुए तब पता चला कि विदेश का मतलब ही होता है जो भारत से बाहर, फिर चाहे दुनिया का कोई सा भी देश हो। छोटे थे तब लगता था विदेश का मतलब ही होता है अमेरिका और ब्रिटेन। तो विदेश क्या होता है? जो व्यक्ति भारतीय नहीं है, जो भारत से बाहर का हो। मध्य युग मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तो किसी गांव में आने वाला भी कोई अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं हो, उसको भी क्या कहते थे? विदेशी कहते थे मध्यकाल में। तो ऐसे व्यक्ति को हिंदी हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। तो हिंदी में परदेसी कहते हैं और फारसी में अजनबी। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, और किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। तो ये अलग अलग शब्दों में प्रयोग, अब जैसे ये जो मिथुन की फिल्में आती थी, मिथुन चक्रवर्ती की, अब ये पुलिस में है, किसी गांव में इसकी पोस्टिंग हुई, वहां इसको हीरोइन मिलती है गांव की, मासूम भोली भाली लड़की। तो वो मिथुन चक्रवर्ती को क्या कह के बुलाती थी? परदेसी बाबू। जो पहले की फिल्में हैं, ये कौन है? ये तो परदेसी बाबू है। तो परदेसी बाबू का मतलब क्या है? जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति का नहीं है, किसी दूसरे शहर या किसी गांव से आया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत से बाहर से है। तो उस समय विदेशी का मतलब होता था किसी गांव के उस क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जो उनके उस समाज का हिस्सा नहीं है। यहां धर्म से मतलब नहीं होता था, लेकिन वो जो उस समाज, उस संस्कृति का वहां का निवासी नहीं है, वो चाहे किसी दूसरे गांव से आ रहा है, तो वो उनके लिए परदेसी, विदेशी या अजनबी ही होता था। अब आज जैसे किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये तो अजनबी है। इतिहासकार, उनके सोर्स। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो 7वीं क्लास की जो हिस्ट्री है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन पुस्तकों में फैक्ट उतने ज्यादा नहीं है जितने आरबीएससी की किताबों में, लेकिन एक बेस को और बहुत सी चीजों से परिचित करवाने के लिए जो है वो सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी की किताबें। फैक्ट तो दुनिया भर के भरे होते हैं, कोई भी गाइड भी लिए मार्केट से, दुनिया भर के फैक्ट होते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी हर जगह। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी ऐसी बातें मिलेगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों और स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न भी है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरी प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने
लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनविश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। पांडुलिपियां क्या होती थी? जो ओरिजिनल हाथों से लिखी होती थी। तो अब एक ही पुस्तक है मान लीजिए, और हमें अब उस जैसी अनेक पुस्तकें बनानी है, लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? उस समय कोई ये मशीन तो थी नहीं। तो फिर वैसी ही प्रतिकृति बनाने के लिए हाथों से एज इट इज उसी तरह की कई प्रतिकृतियां बनाई जाती थी। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे अंतर आ जाते होंगे। तो ऐसा ही पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। अभी आपके सामने एक चित्र है। यह एक लघु चित्र की प्रतिकृति है जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ये जैसे पांडुलिपि है, तो ये लिपिक जो है ये लिख रहा है आराम से बैठ के। तो प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक जो है वो छोटे मोटे फेरबदल करके चलते थे, कहीं कोई शब्द और कहीं कोई वाक्य। तो इधर ये लिखा हुआ है कि लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं और फारसी अरबी जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। तो ये लिपियां हैं नस्तलीक लिपि और सिकस्त लिपि। तो ये बाईं ओर लिखी जाती है और ये जो है सिकस्त लिपि ये दाईं ओर लिखी जाती है। तो सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही। पहले पांडुलिपि, उसकी प्रतिलिपि और फिर उस प्रतिलिपि की भी प्रतिलिपि बनती रही। तो फिर क्या है, उनमें कुछ चेंज बदलाव, कई अक्षर समझ में नहीं आते या कई उसको क्या लगा कि क्या है, क्या अगला क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है, तो कईयों के अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई 20 स्टूडेंट, अगर आप स्कूल में टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के बाद में एक गेम होता था। उसमें जैसे एक बच्चे के कान में आपने धीरे से कोई बात कही और आपको उस बच्चे को यह कहना है कि तुम्हें जोर से बोले बिना दूसरे बच्चे के कान में वही बात रिपीट करनी है। और क्लास में अगर 30 बच्चे हैं और सब बच्चों को इसी तरह से लाइन से एक दूसरे के कान में कहना है, जोर से बोल के नहीं बोलना कि किसी को सुनाई दे जाए। और लास्ट में उस 30वें बच्चे को कहिए कि अब बताओ तुम्हें उसने, लास्ट बच्चे ने तुमसे क्या कहा, और वो जो आपको कहेगा वो पूरी बात ही बदल चुकी होगी। आप ट्राई करके देख लेना चाहिए। तो मुंह बदलते ही बात बदल जाती है। कई बार कोई चीज हम कहना कुछ चाहते हैं, कई जो है उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। आगे से आगे कोई व्यक्ति उसको कहना चाह रहा है, तो वो पहले वाला व्यक्ति किस भाव के साथ उसको कहना चाह रहा था वो भाव नहीं आ पाता उसमें। यही चीज प्रतिलिपि लिखने में भी होती है। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए कि मूल लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं सदी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। तो यह होता है, जैसे मान लीजिए किसी इतिहासकार ने कुछ लिखा है,
अब बाद में उसने फिर से उसमें भविष्य में क्या कर दिया, कुछ संशोधन कर दिया। तो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि हम पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होता है। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खानपान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी। ध्यान रहे, ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर के आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। तो 700 से 1750 के बीच का जो हजार वर्षों का अध्ययन है, वो बहुत बड़े स्तर पे जो है उसमें परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि 700 ईस्वी के बाद में जैसे जो अरबों का आक्रमण होता है 712 में मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद यहाँ भारत में कई महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। जैसे उत्तर भारत की बात करें, गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में, लगभग 150-200 साल तक एक छत्र राज आप जो है गुर्जर प्रतिहार शासकों का था उसमें। अब उसके समय जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे, तो कई अरब यात्री जो है इनके समय यहाँ आते हैं। वहां की चीजें, वहां का ज्ञान, वहां की बातें, वहां की विचारधारा वो यहाँ लेकर के आए, और बहुत सा ज्ञान यहां से वो वापस लेकर के जाते हैं। फिर जैसे जैसे आगे मध्यकाल के अंदर और आक्रमण वगैरह होंगे बाहर से, तो बाहर जो है 1206 से सल्तनत काल शुरू हो जाता है यहाँ। 1526 तक रहा सल्तनत काल, फिर मुगल काल आ जाएगा, फिर मुगल काल चलेगा। तो सांस्कृतिक परिवर्तन, वैचारिक परिवर्तन, खान पान, हर चीज के अंदर जो है वो परिवर्तन उसमें होता है। आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। इस युग में लोगों की गतिशीलता एक दूसरे से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का ये रहट का चित्र है, सिंचाई के लिए जो प्रयोग किया जाता था, और रहट जिन्होंने नहीं देखी है म्यूजियम में वैसे देखना चाहते हैं, तो जब आप जो फोर्ट है या जिला हो चित्तौड़गढ़, आप चित्तौड़ से जब इधर कुंभलगढ़ की तरफ आते हैं, तो रास्ते में एक जगह महाराणा प्रताप म्यूजियम है। शायद यही नाम है, महाराणा प्रताप म्यूजियम के नाम से। बहुत ही खूबसूरत, इतना सुंदर बना हुआ है। उसमें यह रहट भी आपको दिखाई दे जाएगी, 2-3 रहट बनी हुई है उसमें। तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है वो। और वो जो मार्ग है महाराणा प्रताप म्यूजियम वाला, उसी हाईवे पर ही जो रोड पर आपको बलीचा गांव भी मिल जाएगा, जहां महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसकी समाधि बनी हुई है। और वहीं उसी रोड पे ही आपको एक गांव पड़ता है खमनोर। तो खमनोर के अंदर वहां एक गुलाब होता है जिसको कहते हैं चैत्री गुलाब। चैत्री गुलाब। तो इस चैत्री गुलाब का जो वो बनाते हैं शरबत, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो ही बनाते हैं। उनके सबके पास में मशीनें हैं ये बनाने की, शरबत वगैरह, इससे और भी गुलकंद, कई तरह के जो आइटम बनते हैं इन गुलाब से। तो वहीं ये गुलाब होता है स्पेशली। और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कभी। मैं तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ लाइव देख करके आया हूँ। जो खेतों में गुलाब लगे हुए थे, चैत्री गुलाब, सबकी मशीनें जो हर घर के अंदर, जो गांव वाले हैं उन सब के लगभग हर घर पे वो मशीनें बनी हुई है। और कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती, आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हो। तो ये पर्टिकुलर यहीं होता है, इसी गांव में, चैत्री गुलाब। तो ये सब चीजें आसपास है उसी रोड पे, खमनोर, बलीचा गांव।
उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम था राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो राजपूत वर्ग के अंदर कौन कौन आता है? तो ये कह रहे हैं कि केवल राजा और सामंत वर्ग नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो अलग अलग शासकों की सेनाओं में उसमें सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। कौन? कवि और चारण। तो ये है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, तो कायस्थ कौन? जो मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। तो इस युग की बात कर रहा है ये। कौन से युग की? 8वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, यानी जो 1750 का इसने समय बताया ईस्वी का, यानी 18वीं शताब्दी। तो उस समय जो भी अवसर आए, तो कई जो है ये राज्यों के रूप में आप देखते हैं कि कई जो राज्य हैं वो उभर करके हमारे सामने आते हैं। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई की जा रही थी, हो रही थी, और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण, पर्यावरण से मतलब है यहाँ पर्यावास, कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठ और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो वे दर्जे जो है वो स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों से कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर जो है वो उनके दर्जे बदलते रहते थे। तो वही है कि समय के अनुसार किसका कितना उस समय प्रभाव है, और आज भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। आज भी देख लीजिए, कोई सरकार वगैरह बनती है तो पर्टिकुलर कोई जाति से अगर मान लीजिए सरकार को लग रहा है कि हमें इस जाति से ज्यादा फायदा हो सकता है, तो सरकार उनके लिए कई चीजें एक्स्ट्रा लेकर के आती है। उनके जो नेता हैं उनको अपने मंत्री वगैरह बना देंगे। तो ये पॉलिसियां आज भी चलती है, उस समय भी थी। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जातीय पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो ये जातीय पंचायत आज भी देखते हैं, जातीय पंचायत है। अपना एक समाज जो होता है उस हर जो व्यक्ति के जैसे अपने अपने जो समाज हैं सबके, तो अपने अपने समाज में कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करवाने के लिए जो है ये चीजें होती है जातीय पंचायत। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, अध्याय 2, तुगलक या मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, मैं उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। बलबन
आता है मध्यकालीन इतिहास में नासिरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन ही आता है। और लगभग 1266 से 86 का माना जाता है, लगभग 20 साल का कार्यकाल था इसका। बलबन के लिए कहते थे कि लोगों ने कभी इसको हंसते हुए नहीं देखा, बलबन कभी हंसता नहीं था। कि जो बलबन का ये मानना था कि जो राजा है उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। उसको किसी से बिल्कुल हंस के इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए कि राजा है तो राजा है। और बलबन तो बड़ा काफी कुछ है बलबन के बारे में। प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए दो देखे बताए गए हैं, जो पूर्व में बंगाल यानी गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। तो ये जो गुलाम वंश से ही संबंधित है। गुलाम वंश है वो 1206 से लेकर के 1290 तक होता है। फिर 90 के बाद में तो आ गया था खिलजी वंश। तो ये 87 तक तो ये रहा ही है बलबन। और फिर 3 साल के अंदर अंदर कभी कोई बना, कभी कोई, किसी को बिठाया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और उसके बाद फिर 90 में जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे। तो ये मिस्र के सिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो पूरा ये सारा ही बता दिया इन्होंने, दक्षिण भारत और उत्तर भारत, पूरा इधर बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। ये अलग अलग नगरों के जो उसमें ये सब जो है इसमें नाम लिखे हुए हैं। तो वही जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं स्थान, पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और आगे, क्योंकि अभी इसमें 5-6 पेज और हैं। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।